कुछ नाम होते हैं जिन्हें सुनते ही एक रहस्य की, एक पुराने ज्ञान की खुशबू आने लगती है। आज हम एक ऐसी ही अनोखी और सच कहूं तो काफी दिलचस्प ज्योतिषीय प्रणाली की दुनिया में उतर रहे हैं। नाम है लाल किताब। सीधा सा मतलब है द रेड बुक। पर रुकिए, ये सिर्फ लाल रंग की जिल्द वाली कोई किताब नहीं है। नहीं, ये एक पूरा दर्शन है जो ज्योतिष को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। ये सिर्फ भविष्य बताने का दावा नहीं करती, बल्कि ये जीवन की दिशा को बदलने का एक नक्शा देने की कोशिश करती है। ये किताब अपने आप में एक पहेली जैसी है। देखिए, आमतौर पर जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो भविष्यवाणियों का ख्याल आता है ना? लेकिन इसे उस नज़र से देखना शायद सही नहीं होगा। इसके बजाय इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे भाग्य के व्याकरण यानी डेस्टिनीज ग्रामर को समझने की एक गाइड हो। सोचिए, जैसे हर भाषा के अपने नियम होते हैं, अपना एक व्याकरण होता है जो शब्दों को जोड़कर मतलब बनाता है। ठीक उसी तरह लाल किताब मानती है कि हमारे जीवन की घटनाओं का भी एक व्याकरण है, और ये हमें सिखाती है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ नियम, कुछ पैटर्न काम कर रहे हैं। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या इस किताब का असल मकसद सिर्फ ये बताना है कि आगे क्या होने वाला है? क्या ये हमें बस हमारे भाग्य का एक चुपचाप तमाशा देखने वाला दर्शक बना देती है, या फिर ये हमें वो औजार देती है जिससे हम उन ब्रह्मांडीय ताकतों को समझ सकें जो हमारी जिंदगी को बना बिगाड़ रही हैं? और शायद सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि उन्हें बदलने का, उनके साथ एक तालमेल बिठाने का तरीका भी बताती है। यही सवाल इस पूरी समझ का केंद्र है, और इसका जवाब ही लाल किताब को दूसरी सभी ज्योतिष पद्धतियों से एकदम अलग खड़ा करता है। तो इस पूरी जटिल प्रणाली को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे एक कॉस्मिक डायग्नोस्टिक मैनुअल या कह लें कि एक ब्रह्मांडीय निदान पुस्तिका की तरह देखिए। ये शब्द बहुत गहरा है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर दवा नहीं देता, वो बीमारी की जड़ तक जाता है। ठीक उसी तरह लाल किताब जीवन की चुनौतियों और मुश्किलों के मूल कारण का विश्लेषण करती है, और इसका मानना है कि ये जड़ें हमारे कर्मों और ग्रहों की स्थिति के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल में छिपी हैं। ये पहले उनका निदान करती है और फिर संतुलन बनाने के लिए समाधान सुझाती है। चलिए अब इस पुस्तिका का पहला और सबसे जरूरी अध्याय खोलते हैं। देखिए, किसी भी कहानी या नाटक को समझने के लिए उसके किरदारों को जानना सबसे जरूरी होता है ना? तो लाल किताब की दुनिया में ये किरदार हैं ग्रह। यहाँ ग्रहों को सिर्फ आसमान में चमकते हुए पिंडों की तरह नहीं देखा जाता, नहीं, बल्कि उन्हें जीवंत ब्रह्मांडीय शक्तियों के रूप में समझा जाता है। ऐसी ऊर्जाएं जो लगातार हमारी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। ये वो मूल शक्तियां हैं जो हमारे जीवन के नाटक का मंचन करती हैं। तो ये हैं इस ब्रह्मांडीय नाटक के 9 मुख्य कलाकार। इन्हें ग्रह कहा जाता है, और हर ग्रह की अपनी एक भूमिका है, एक पर्सनालिटी है। सोचिए, एक राज दरबार है। सूर्य राजा है, अधिकार का प्रतीक। तो चंद्रमा रानी है, जो हमारे मन और भावनाओं को दर्शाती हैं। मंगल है ऊर्जा से भरा सेनापति, और बुध है एक तेज तर्रार राजकुमार। बृहस्पति को दरबार का सबसे बुद्धिमान सलाहकार या गुरु माना गया है। शुक्र को कला और सौंदर्य का शिक्षक, और शनि है कर्मों का हिसाब रखने वाले सख्त लेकिन इंसाफ पसंद न्यायाधीश। और आखिर में आते हैं राहु और केतु, जिन्हें छायाग्रह भी कहते हैं। एक षड्यंत्रकारी और दूसरा तपस्वी, जो हमारी जिंदगी में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव लाते हैं। आइए कुछ मुख्य खिलाड़ियों को और करीब से जानते हैं। सबसे पहले सूर्य। ये सिर्फ एक तारा नहीं, ये हमारी आत्मा का प्रतीक है, हमारी पहचान, हमारा आत्मसम्मान, हमारा ईगो। ये हमारे पिता का और जीवन में मिलने वाले हर तरह के अधिकार का भी प्रतीक है। जैसे सौर मंडल का केंद्र सूर्य है और सब कुछ उसी के चारों ओर घूमता है, ठीक वैसे ही ये वो केंद्र शक्ति है जो हमें जीवन ऊर्जा देती है। अगर सूर्य हमारी बाहरी दुनिया है, हमारी पहचान, हमारा अधिकार, तो चंद्रमा हमारी अंदर की, हमारी निजी दुनिया को दिखाता है। ये हमारा मन है, हमारी भावनाएं, हमारी सोच और हमारी माँ। हमारी मानसिक शांति कैसी होगी, हमारे मूड क्यों बदलते हैं, हमारी इमोशनल प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं, ये सब चंद्रमा की ऊर्जा से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। ये सूर्य की बाहरी चमक के ठीक उलट हमारे अंदर की ठंडी रोशनी है। और अब बात करते हैं बृहस्पति की, जिन्हें गुरु भी कहते हैं, यानी टीचर। ये ज्ञान, विवेक, नैतिकता और फैलाव का ग्रह है। इस पूरी पुस्तिका में बृहस्पति को एक दिव्य मार्गदर्शक और सबसे बड़ा शुभचिंतक माना जाता है।
ये वो शक्ति है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, हमारी जिंदगी में सौभाग्य और विकास के मौके लाती है। इनकी ऊर्जा हमेशा उम्मीद और पॉजिटिविटी से भरी होती है। तो अब हम इन शक्तिशाली ब्रह्मांडीय खिलाड़ियों को जान चुके हैं, लेकिन ये खिलाड़ी अपना खेल खेलते कहाँ हैं? इनका असर जिंदगी के किन हिस्सों पर पड़ता है? इसके लिए हमें उस मंच को समझना होगा जिस पर यह सारा ब्रह्मांडीय नाटक खेला जाता है, और वो मंच है हमारी कुंडली, जिसे 12 अलग-अलग हिस्सों या घरों में बांटा गया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। हमारी ज्योतिषीय कुंडली को 12 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें भाव, खाना या घर कहते हैं। पर यह समझना जरूरी है कि ये कोई असली फिजिकल जगहें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जिंदगी और हमारे अनुभवों के 12 अलग-अलग सिंबॉलिक क्षेत्र हैं। हर घर जिंदगी के एक खास पहलू से जुड़ा होता है, जैसे कि हमारा करियर, हमारा परिवार, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते और हमारी आध्यात्मिकता। देखिए, ये क्षेत्र कितने अलग और जरूरी हैं। पहला घर है स्वयं के बारे में, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा शरीर, हमारा स्वभाव। दूसरा घर हमारे पैसे, हमारे परिवार और हम क्या बोलते हैं उससे जुड़ा है। चौथा घर हमारी माँ, हमारा घर, हमारी गाड़ी और हमारे मन के सुख का है। सातवां घर हमारी जिंदगी की हर तरह की पार्टनरशिप दिखाता है, चाहे वो शादी हो या बिजनेस। 10वां घर हमारे करियर, समाज में हमारी इज्जत और हमारे काम का है। और 12वां घर हमारे खर्चे, नुकसान और इस दुनिया से परे हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। तो अब हमारे पास खिलाड़ी यानी ग्रह भी हैं और खेल का मैदान यानी घर भी। अब हम लाल किताब के विश्लेषण के मूल तर्क को समझ सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहां ये दोनों चीजें मिलकर हमारी जिंदगी की कहानी लिखती हैं, और यहीं पर लाल किताब की असली डायग्नोस्टिक पावर सामने आती है। और यही इस पूरी प्रणाली का सबसे क्रांतिकारी और सबसे जरूरी नियम है। लाल किताब के अनुसार कोई भी ग्रह अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। उसका असर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वो कुंडली के किस घर में, किस मैदान में बैठा है। मतलब कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। एक घर किसी ग्रह की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल सकता है। एक ही ग्रह एक घर में वरदान बन सकता है तो दूसरे घर में एक बड़ी चुनौती। इस स्लाइड पे दिया गया उदाहरण इस बात को एकदम साफ कर देता है। चलिए सूर्य को ही लेते हैं। जब सूर्य पहले घर में होता है, जो स्वयं का घर है, तो ये इंसान को एक नेचुरल लीडर, बहुत आत्मविश्वासी और एक मजबूत पहचान देता है। यहां सूर्य अपनी पूरी ताकत से चमक रहा है। लेकिन वही सूर्य जब 7वें घर में यानी पार्टनरशिप के घर में चला जाता है, तो यही आत्मविश्वास अहंकार में बदल सकता है। इससे रिश्तों में टकराव हो सकता है, अधिकारियों के साथ समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, ग्रह वही है, ऊर्जा वही है, पर मैदान बदलते ही खेल और उसका नतीजा सब कुछ बदल गया। तो जब निदान हो गया तो अगला कदम क्या है? इलाज। और यहीं पर लाल किताब बाकी सबसे एकदम अलग और अनोखी हो जाती है। ये सिस्टम सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ देता, बल्कि ये ग्रहों की नेगेटिव ऊर्जा को शांत करने और पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए व्यवहारिक उपायों की एक पूरी प्रणाली देता है। इन्हें उपाय कहा जाता है, और यही इसका सबसे शक्तिशाली और सबसे पॉपुलर पहलू है। लेकिन इन उपायों को करने से पहले ये चेतावनी जो सीधे स्रोत से ली गई है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि कोई भी उपाय करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और किसी जानकार से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये इस बात पर जोर देता है कि ग्रहों की ऊर्जा के साथ काम करना एक गंभीर विषय है और इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ ही करना चाहिए। तो आखिर ये उपाय काम कैसे करता है? क्या ये कोई अंधविश्वास या जादू है? नहीं, इसके पीछे एक तार्किक प्रक्रिया है जिसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, निदान, यानी ये पहचानना कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठकर समस्या पैदा कर रहा है। दूसरा, प्रतिरोध, ये तय करना कि उस ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए किस तरह की एनर्जी या एक्शन की जरूरत है। और तीसरा, निर्धारित करना, उस एनर्जी को पैदा करने के लिए एक सरल, व्यावहारिक और प्रतीकात्मक काम बताना जिसे कोई भी आसानी से कर सके। ये उपाय सिर्फ कुछ चीजें करना नहीं है, इनके पीछे एक गहरा सिंबॉलिक लॉजिक काम करता है। जैसे अगर कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो उसे मजबूत करने के लिए गुरुओं और बड़ों का सम्मान करने को कहा जा सकता है। अगर शनि जैसा कोई सख्त ग्रह परेशान कर रहा है तो उसे शांत करने के लिए उससे जुड़ी चीजें जैसे लोहा या काले तिल दान करने को कहा जा सकता है। ये उपाय ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के व्यवहारिक और प्रतीकात्मक तरीके हैं।
तो अब हम इस पूरी प्रणाली के सार तक, इसके दिल तक पहुंच रहे हैं। ग्रहों, घरों, निदान और उपायों की इस पूरी यात्रा के बाद आखिर लाल किताब का मूल दर्शन क्या है? वो कौन सी एक बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है? चलिए इसके दर्शन को समझते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लाल किताब का अंतिम उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि सितारों में क्या लिखा है, नहीं। इसका मुख्य ध्यान निष्क्रिय भविष्यवाणी पर नहीं, बल्कि सक्रिय, सचेत और सुधारात्मक एक्शन पर है। ये इस विचार को बढ़ावा देती है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी में सिर्फ मजबूर दर्शक नहीं, बल्कि एक्टिव भागीदार हैं। ये हमें कर्म करने के लिए सशक्त बनाती है, ये मानकर कि सही कर्मों से भाग्य की दिशा को भी प्रभावित किया जा सकता है। अंत में लाल किताब का दर्शन हमें एक गहरी सोच में डालता है। ये बताता है कि जिंदगी कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है जिसे हमें सिर्फ पढ़ना है, बल्कि एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे बाहरी हालात और हमारे कर्मों के बीच लगातार बनाए रखने की ज़रूरत होती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और व्यक्तिगत सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमें ये पता है कि हमारे कर्मों में शक्ति है, तो हम अपनी जिंदगी में वो सही संतुलन खोजने के लिए कौन से कर्मों का चुनाव करेंगे।